गुड मॉर्निंग बच्चों। कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और क्या देखा था? रक्त और हमारा शरीर, यही चैप्टर हम पढ़ रहे थे और मुझे लगता है कि आज हम इसको समाप्त भी कर देंगे। रक्त और हमारा शरीर, यही इस चैप्टर का नाम है। और अब तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि दिव्या और अनिल जो दोनों भाई बहन हैं, हॉस्पिटल में दिव्या बीमार है, उसकी ब्लड की रिपोर्ट लेनी है। किसको लेनी है? अनिल को लेनी है। तो वह उसकी जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो उसको बताती हैं किसके बारे में? ब्लड के बारे में। और एनीमिया नामक रोग जो उसकी बहन दिव्या को हुआ रहता है, कौन सा रोग हुआ रहता है? एनीमिया। तो इसके बारे में वो उसको क्या बताती है, किसको? अनिल को, कि बेटा यह रोग बिना स्वादिष्ट या संतुलित भोजन लिए जाने की वजह से ही होता है। यदि आप संतुलित आहार नहीं लेते हो, संतुलित आहार को प्रयोग में नहीं लाते हो, तो उसके कारण यह रोग आपको हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था कि रोग होने के अन्य भी कारण हैं, जैसे गंदा पानी पीना, दूषित जल का सेवन या फिर खुले में शौच, ये सब चीज़ें कल उन्होंने बताई थी। तो आज फिर अनिल ने एक प्रश्न किया था। उसने क्या पूछा था कि दीदी कल आपने प्लेटलेट्स और बीमारू के बारे में जो बात की थी, आप जरा उसको समझाइए। तो दीदी उसको समझाते हुए कहती हैं, अब आप लोग अपनी पुस्तक देखिए, समझाते हुए क्या कहती हैं उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चैप्टर का ये अंतिम पार्ट, अंतिम पेज नंबर 38। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। दीदी बोली। अनिल बोला, दीदी लेकिन जब घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु यदि बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा कि क्या ऐसे समय किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो,
18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों आपने देखा कि इस पाठ में डॉक्टर दीदी ने कैसे अनिल को रक्त के बारे में समझाया। रक्त के बारे में क्या समझाया कि उसको एक स्लाइड पर रक्त की बूंदों को जब उसको माइक्रोस्कोप में दिखाती है तो अनिल एकदम भौचक हो जाता है। भौचक क्यों हो जाता है? क्योंकि वह अब तक खून को मात्र लाल रंग का एक द्रव समझता आया था, लेकिन जब वह यह देखता है कि इस लाल रंग के द्रव में तो अनेक कण दिखाई दे रहे हैं, उसे वह बालूशाही जो एक प्रकार की मिठाई होती है उस तरह से प्रतीत होती है, उस तरह से लगती है कि जैसे बालूशाही मिठाई होती है उसमें कई तरह की चीजें मिली होती हैं, ठीक उसी प्रकार यह हमारा ब्लड है, इसमें कई प्रकार के कण हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वह दीदी से पूछता है प्लेटलेट्स और बिंबाणु के बारे में। तब उसकी दीदी उसे बताती है कि देखो बेटा, प्लेटलेट 3 होते हैं। एक होता है आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे सफेद रक्त कणिका कहते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं। इसे लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसे सफेद रक्त कणिका कहते हैं, और इसे कहते हैं बिंबाणु। ठीक, अब देखो, अब बात कहाँ आती है कि उन्होंने लाल रक्त कणिका के बारे में अनिल को यह समझा दिया था कि इसी लाल रक्त कणिका के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, खून का रंग कैसा होता है, लाल। अब उसको क्या समझाती है? सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में उसको समझाती है और कहती है कि ये जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं हमारे शरीर में, ये जो रक्त के कण हैं उसमें से जो सफेद वाला भाग है रक्त का, ये हमारे शरीर की क्या है, वीर सिपाही है। वीर सिपाही कहने का यहाँ क्या मतलब है? दीदी कहती है कि सफेद रक्त कणिका जो है, सफेद रक्त कणिका जो है बेटा, इसको उन्होंने वीर सिपाही कहा है। वीर सिपाही, किसका वीर सिपाही कहा है? हमारे शरीर का। क्यों कहा है? क्योंकि दीदी ये बताती है कि जब तक ये रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं, या जब मौजूद तो हमेशा रहती है, जब तक इनकी प्रतिरक्षा अच्छी होती है तब तक ये किसी रोग को आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। मतलब ये डब्ल्यूबीसी जो है, जो सफेद रक्त कणिका है, ये आपके शरीर में रोगों को घुसने नहीं देती। और यह समझ लो कि आपको रोगों से बचाता अगर कोई है तो वो है सफेद रक्त कणिका। और फिर दीदी समझाते हुए आगे कहती है कि ठीक इसी प्रकार बिंबाणु होते हैं। बिंबाणु का क्या काम होता है? रक्त को जमने देना। अच्छा, एक बात आप लोग नोट किए होंगे, जैसे आप लोग कभी खेलते हैं या दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं तो गिर जाते हैं, और मान लीजिए आपके खेलते समय या खेल रहे हैं, दौड़ के गिरते समय आपको थोड़ी सी कहीं चोट लग जाए, तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ आपको चोट लगती है वहाँ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, खून गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बिना कोई दवा किए वो खून अपने आप जम जाता है, वो रक्त अपने आप वहीं पर
जम जाता है। ऐसा आप सब लोगों के साथ हुआ होगा, जरूरी नहीं कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है अनिल डॉक्टर दीदी से वही दीदी बता रहे हैं, आप लोग उसको खुद महसूस किए होंगे कि ये घटनाएं आपके भी जीवन में घट सकती है। तो ठीक इसी प्रकार का जो काम होता है, अगर चोट लग जाए छोटी मोटी और उस पर जो रक्त जम जाते हैं, तो ये रक्त जमाने का काम किसका है? बिम्बाणुओं का। जो मैंने बताया ना कि बिम्बाणुओं का काम क्या है कि रक्त को जमाना। मान अगर आपको छोटी मोटी चोट लग गई है, थोड़ी बहुत खून अगर निकली है, तो हमारे शरीर में जो बिम्बाणु है वो खून को अधिक देर तक बाहर नहीं निकलने देंगे, आपका रक्तस्राव बंद कर देंगे। ठीक। और फिर क्या कहती हैं, फिर अनिल कहता है कि दीदी यदि मान लीजिए हमको चोट ज्यादा लग जाए तब क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए चोट, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको लगातार खून निकलते ही जा रहा है, तब अनिल इस तरह के प्रश्न पूछता है कि दीदी मान लो अगर हमको चोट ही ज्यादा लग जाए और खून हमको ज्यादा निकलने लगे और अपने से न जमे, तब क्या करें? तब वो दीदी उसको समझाती है कि बेटा अगर आपको चोट लग गई और खून ज्यादा निकल रहा है, तो पहले तो प्रयास यह करो कि उसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि डॉक्टर के पास जब आप लेके जाओगे तो डॉक्टर प्रयास करेगा कि इसका खून बंद हो। और दूसरी बात, जब डॉक्टर के पास ले जाओ तो जिस स्थान पर इसको घाव लगा है, जहां से खून बहुत तेजी से निकल रहा है, उस स्थान को किसी कपड़े से बांध दो ताकि खून अधिक न निकलने पाए। इतना बात समझ में? आपने किसी देखा होगा ना, अगर किसी लड़के को चोट ज़्यादा लग जाती है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को सर में ज़्यादा चोट लग जाती है या हाथ में चोट लग जाए और लगातार खून निकलता है, तो फिर लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि डॉक्टर को टाँका लगाने के लिए, मतलब कि उस दोनों जो स्किन्स होती हैं उसको सिल देगा, तो आपका ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो यही बात अनिल पूछता है इससे, डॉक्टर दीदी से। इसके बाद अनिल पूछता है कि मान लो दीदी अब तो उस व्यक्ति को चोट तो लग ही गई, उसके शरीर से खून तो निकल गया, तो क्या उसको खून चढ़ाया जा सकता है? तो दीदी कहती है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई हो और उसको अधिक मात्रा में खून निकल गया हो, तो यह जरूरी है कि उसको फिर से खून चढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे शरीर में बेटा खून की निश्चित मात्रा होती है। अगर उसमें से खून ज़्यादा कम हो जाए तो यह शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। मान लो आधा लीटर अगर निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1-2 लीटर अगर खून निकल जाए हमारे शरीर में से, तब हमारे शरीर को दिक्कत होने लगती है। तो पूछता है कि दीदी किसी का भी खून किसी को चढ़ा दिया जा सकता है? कौन पूछता है? अनिल पूछता है। किससे पूछता है? दीदी से पूछता है। खून के बारे में उनकी बात हो रही है ना, क्योंकि पैथोलॉजी लैब में बैठे हैं, उसको दीदी ने खून दिखा दिया है माइक्रोस्कोप में, तो उसके मन में जानने की तमाम तरह की जो इच्छाएं जागृत हुई है, उसे देखकर यह सोचता है कि दीदी से जितने भी मेरी शंकाएं हैं खून के बारे में, उन सबके बारे में वो जान लेना चाहता है। कौन? अनिल। तो क्या कहता है? कहता है कि दीदी क्या किसी का खून किसी को चढ़ाया जा सकता है? तो दीदी कहती है कि नहीं, किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? तो दीदी बताती है कि हमारा जो रक्त है, हमारे शरीर में जो रक्त है, ये 4 भागों में बटा होता है। किसमें किसमें? वो भाग है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इन ये जो 4 वर्ग है, 4 समूह है खून का, कोई मनुष्य इसमें से कोई एक ही होगा। जैसे अगर हम हैं तो हमारा ए होगा, आप लोग हैं तो किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा, किसी का ए होगा, लेकिन किसी का 2 नहीं होगा। बात समझ लो, ठीक? इतना क्लियर है? तो कहती है कि यदि
कोई व्यक्ति अगर उसका ग्रुप का जो समूह है वो ए है तो उसको वही व्यक्ति खून देगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी का बी है तो कौन देगा? उसको बी ही देगा। और ए बी, और लेकिन ये जो ओ है ये सबको देगा। मतलब ए वाला बी को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता, लेकिन ओ वाला सबको दे सकता है। ये अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए। फिर कहता है कि दीदी अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अगर किसी को खून की जरूरत हो, कहता है कि दीदी मान लो अगर किसी को खून की जरूरत हो और उसका ब्लड ग्रुप ए या बी या कुछ भी हो और उस ब्लड ग्रुप का आदमी उसको न मिल रहा हो, तब उसको खून कैसे मिलेगा? तब दीदी कहती है कि बेटा इसके लिए हमारी सरकार, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे अस्पतालों ने एक ब्लड बैंक की व्यवस्था की है। किसकी व्यवस्था की है? एक ब्लड बैंक की व्यवस्था की है जिसमें सभी वर्गों के खून को रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बैंक होता है ना, तो पैसे रखे जाते हैं, हर व्यक्ति के पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक में हर ग्रुप वाले मनुष्यों का ब्लड सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि मान लो इन केस यदि किसी बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हुई और बी ग्रुप वाला व्यक्ति नहीं मिला, तब वो ब्लड के अभाव में मरने न पाए, उसको ये ब्लड बैंक उसको ब्लड बी ग्रुप का ब्लड उपलब्ध करा देगी। ठीक, लेकिन अब ब्लड बैंक के लिए क्या जरूरी? देखो अगर बैंक है, बैंक में पैसा कैसे रहेगा? जब आप उसमें समय समय पर पैसा जमा करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक में ब्लड कैसे रहेगा? जब आप समय समय पर उसमें क्या करते रहेंगे? आप जब समय समय पर ब्लड बैंक में ब्लड देते रहेंगे। और ब्लड कैसे देंगे बेटा? जब आप अपने ब्लड को डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे। आप लोग अस्पतालों में जाते हैं ना, स्लोगन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रक्तदान महादान। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रक्तदान महादान, रक्तदान महा, ये जो स्लोगन लिखा रहता है ये बेटा हम लोगों के लिए ही लिखा रहता है। ये किसी अन्य ग्रह से आए व्यक्तियों के लिए नहीं लिखा रहता, ये हम लोगों के लिए लिखा रहता है, क्योंकि खून की जरूरत मनुष्य को ही पड़ती है। ओके, इतना समझ में आया? तो दीदी उसको समझाते हुए कहती है कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और आप जब रक्तदान करने चलोगे तो मात्र और मात्र 300 ml ही खून आपसे लिया जाएगा। तो इतना खून दान करने में क्या दिक्कत है? आप दान कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा दान किए गए खून से किसी की जान बच सकती हो। ओके, इतना क्लियर है? तो कहती है कि अच्छा एक चीज लोगों में और चीज बेटा है, बात है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपना खून दान करते हैं, रक्तदान करते हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रक्तदान करने से कोई कमजोर नहीं होता। हाँ, एक दिन सुस्ती जरूर होती है, एक दिन, लेकिन कोई कमजोर थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड, शरीर का तो काम ही है ब्लड का निर्माण करना। आपने पीछे पढ़ा ना कि जो अस्थि मज्जाओं में जो मज्जाएं होती हैं वो कणिकाओं का निर्माण करते हैं तो खून बनता है। तो शरीर का तो काम ही है खून बनना, खून बनाना, तो वो खून बनाती रहती है। फिर पूछता है अनिल कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो अनिल छोटा है, तो दीदी कहती कि अभी नहीं कर सकते, अभी तुम 18 साल के नहीं हो। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम रक्तदान कर सकते हो। तो अनिल कहता है कि दीदी मैं बड़ा होके रक्तदान जरूर करूँगा। तो दीदी कहती है कि शाबाश अनिल। तो बेटा इस पाठ में अगर आप देखें तो रक्त के बारे में तो बताया ही गया है, कहीं न कहीं इसमें मनुष्य से जुड़े कुछ कर्तव्यों के दायित्वों को भी बताया गया। जैसे अगर रक्तदान की मैंने बात की ना, रक्तदान केवल आदमी करता है, ये भी जान लें। किसी जानवर को हम कभी रक्तदान करते हुए
नहीं देखेंगे। कभी किसी भैंस को रक्तदान करते हुए आप देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रक्तदान मनुष्यों का ही कर्तव्य है। ठीक। अब इसके अलावा आपको जहां न समझ में आए तो आप मेरी व्हाट्सएप वाली क्लास जो होगी आपकी 2:30 पे जो होती है, आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं आप उसको हमको लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका उसको अर्थ दे देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द है ही नहीं जो मुझे लगे। आप लोगों को लगता है तो आप लोग हमसे पूछिए और मैं उसको आपको ओरली बता दूंगा या फिर आपको रिटन में दे दूंगा। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पाठ हमारा बेटा समाप्त हो गया है और अगली क्लास में यानी कि मंडे को इसके मैं आपको नोट्स PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।